हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एसी सर्किट के अंदर पाए जाने वाली पावर के बारे में। तो ये पावर किसी भी एसी सर्किट के अंदर कितनी होती है, एवरेज पावर का हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसकी मदद से हम जितने भी हम लोगों ने अभी तक सर्किट पढ़े हैं, चाहे वो एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर हो या दो का कॉम्बिनेशन हो या तीनों हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, पावर को फाइंड आउट करने वाले। तो फटाफट से हम लोग हमारे डेरिवेशन वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला काम हमको एवरेज पावर निकालना है। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती तो पावर क्या होता है हमारा, सिंपली वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। और डीसी के लिए ये वैल्यू क्या होती है, ओवरऑल कांस्टेंट। बट यहाँ पर एसी में वोल्टेज करंट दोनों लगातार क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई एसी सर्किट है, उसके अंदर जो वोल्टेज है वो कितना है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर वी नॉट क्या है, आपका मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। और I इज इक्वल टू कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर फाइव आपका क्या है, इन दोनों के बीच का फेज एंगल। मतलब कि अगर हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो फाइव कितना हो जाएगा हमारा, जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा प्योर इंडक्टिव है तो इंडक्टिव के केस में करंट हमारा क्या होता है, पीछे, तो फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस पाई बाई टू। प्योर कैपेसिटर है तो कितना होगा, पाई बाई टू। एंड अदर कॉम्बिनेशन है तो इसकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमने माना कि V इज इक्वल टू कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर हमने V की वैल्यू पुट करी, V इज इक्वल टू कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की वी नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्म बन रहा है। एंड 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 साइन ए साइन बी, ए हम इसको मान लेते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, कितना बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है। फिर माइनस लगाकर कॉस ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस फाइव कितना हो जाएगा आपका, 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो गया आपका क्या, 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हमको क्या निकालना है, एवरेज पावर। यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा एवरेज पावर क्या होगा। देखिए एवरेज पावर मतलब क्या है, कंप्लीट साइकिल के लिए हमको जो पावर निकालनी है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वी नॉट है वो कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, फाइव कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी टर्म है जो टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी। कौन सी टर्म है, कॉस वाली, ठीक है। बाकी सब क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। और हमको पता है कि किसी भी एसी सर्किट के लिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, साइन या फिर कॉस वाला फंक्शन है तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कॉस आ रहा है तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस इस तरह से वेरी करेगा। जितना टाइम ये पॉजिटिव रहा है उतना ही ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव भी है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो किसके बराबर होगा, 0। कौन सी वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू। तो इन द केस ऑफ एवरेज पावर ये वाली जो टर्म हो गई आपकी वो कितनी हो गई, 0। तो बचा क्या यहाँ पर, P एवरेज। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, P एवरेज, बिकॉज ये फैक्टर तो आपका क्या ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर में सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा था, लेकिन एवरेज पावर में ये फैक्टर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, सिंपल। तो P एवरेज कितना हो गया, देखो वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब मैं इस 2 को यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू कॉस फाइव। देखिए 2 को क्या लिखा, रूट 2 इंटू रूट 2। और वी नॉट अपॉन रूट 2 मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रूट 2 क्या होता है आपका, आरएमएस वोल्टेज। मैक्सिमम करंट अपॉन रूट 2 क्या होता है आपका, आरएमएस करंट। तो P एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनरली डीसी सर्किट्स के अंदर जब हम पावर की बात करते थे तो पावर क्या होती थी, वोल्टेज इंटू करंट, सिंपल। यहां पर एक और एक्स्ट्रा टर्म आ रही है आपकी, जो कि क्या है आपकी, कॉस फाइव।
कॉस फाई जो है वोल्टेज और करंट के अलावा एक और चीज है यहाँ पर जो हमारी पावर को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और वो फैक्टर कौन सा है आपका कॉस फाई। तो ये जो कॉस फाई होता है ना यहाँ पर फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर पावर फैक्टर। इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पावर के अंदर। एसी सर्किट के अंदर इस पावर फैक्टर का क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये जो पावर फैक्टर है ये डिसाइड करेगा कि हमारी सर्किट के अंदर कितनी पावर होने वाली है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डिफरेंट केसेस देखेंगे। जब हम एक सिंगल रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो क्या होगा, इंडक्टिव की बात करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटिव के लिए पावर क्या होगी। तो इस पावर का हम लोग पूरा यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं अलग अलग सर्किट्स के लिए। चलिए आपको थोड़ा सा आरएलसी सर्किट की तरफ हम लोग लेकर जाते हैं, जहां पर हमने पढ़ा था एक फेजर डायग्राम हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि किसी भी सर्किट में एक आर, एल और सी तीनों कनेक्टेड है। तो ये जो आई होता है इसके फेज में आपका क्या होता है, वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वी एल जो होता है वो इससे क्या होता है, 90 डिग्री आगे चलता है, लीड करता है, और वी सी क्या करेगा, यहाँ पर लैग करेगा। हमने ये जो केस बनाया यहाँ पर देखो, देख सकते हो आपकी वी एल इज ग्रेटर देन क्या है आपका वी सी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पर आने वाला है, आपका यहाँ पर आने वाला है, वी एल माइनस वी सी। ठीक है, और वी एल माइनस वी सी यहाँ पर आया तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पर आएगा, बीच में ये आ गया आपका यहाँ पर क्या, रिजल्टेंट वी। तो ये जो वी का एंगल बनता है ना आई के साथ, ठीक है, इसको एंगल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फाई। तो ये जो फाई है हमारा, ये कौन सा एंगल है, ये वाला है। ठीक है, तो अभी हमारा जो पावर फैक्टर है वो कितना है आपका, कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस ट्रायंगल से कॉस फाई निकालने जाऊँ तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, बेस मतलब कितना, वी आर अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया, वी आर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, अपॉन में वी क्या होता है आपका, वी टोटल आपका जो इफेक्टिव वोल्टेज है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो वी इज इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू जेड इंपीडेंस। आई से आई कैंसिल हुआ तो कॉस फाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, आर बाय जेड। ठीक है, कॉस फाई कितना है यहाँ पर, आर बाय जेड। अब एक हम लोग यहाँ पर काम करते हैं कि ये जो हमारा पावर का एक्सप्रेशन है इसको एक अदर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पी एवरेज इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। अब देखिए वोल्टेज जो होता है ना वी आर एम एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू, ठीक है, आई आर एम एस इंटू जेड। सिंपल है, वी आर एम एस किसके बराबर होगा, करंट इंटू टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो गया आपका आई आर एम एस, ठीक है, इंटू जेड। ठीक है, इंटू में क्या है, आई आर एम एस, इंटू में क्या है, कॉस फाई कितना हो गया आपका, आर बाय जेड। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम जेड से जेड को कैंसिल कर दें तो पी एवरेज हमारा कितना आ रहा है, देखो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे रहा है हम आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो एवरेज पावर है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो एल पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो जेड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि किसी भी आरएलसी सर्किट के अंदर जो टोटल पावर कंज्यूम होती है वो कौन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, आपका रेजिस्टर करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर भी कोई भी पावर का कंजम्पशन नहीं होता है। इसको हम इस टेबल से भी समझेंगे जहां पर हम अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, उसके लिए हम लोग पावर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखते हैं, चलो यहाँ पर अगर हम बात करें आर की, तो अगर हमारे सर्किट में सिर्फ आर है तो सिर्फ आर होगा उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पर जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि सिर्फ अगर आर है तो करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में। करंट वोल्टेज अगर सेम फेज में है तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 0 डिग्री। कॉस 0, फाई अगर 0 तो कॉस 0 कितना होता है, 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ तो देखिए मेरा पावर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस। ठीक है, चलो अगर सिर्फ हम एल की बात करें तो देखिए इंडक्टर के लिए फाई कितना होगा, ये आपका इंडक्टर फाई कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, फाई क्या हो गया यहाँ पर आपका 90 डिग्री। या अगर हमने जो फॉर्मूला लिया था, हमने फॉर्मूला क्या लिया था, v इज इक्वल टू वी आर एम एस, सॉरी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर इंडक्टर के लिए बात करें तो करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ये जो फाई होगा ना इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, माइनस का π/2, और कॉस ऑफ माइनस π/2 कितना होता है, 0। कॉस ऑफ माइनस π/2 कितना हुआ, 0, तो पावर कितनी हो गई, 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैपेसिटर के लिए बात करें, ओनली कैपेसिटर अगर हमारे पास है तो कैपेसिटर के लिए देखिए आप करंट क्या कर रहा है, लीड। करंट अगर लीड कर रहा है तो ये जो फाई एंगल होगा ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव π/2 से आगे होता है। कॉस π/2 कितना हुआ, 0। ये 0 हुआ तो पावर कितनी हो गई, 0। तो यहाँ से आप क्लियरली देखोगे कि आर के अक्रॉस जो पावर है आपकी वो कितना है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। एल के अक्रॉस 0, सी के अक्रॉस 0। एवरेज पावर इन दोनों के अंदर क्या होती है आपकी, 0 होती है। ठीक है, मतलब कि
जो नेट पावर का कंजम्पशन होता है किसी भी आरएलसी सर्किट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ किसके क्रॉस होता है, आर के क्रॉस। एल और सी का जो एवरेज पावर होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 0। नाउ एक और हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस करते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन में हमारे पास ये तीनों एक साथ लगे हुए हैं। अभी हमने इंडिविजुअल के केस देखे, अभी हमारे पास ये तीनों साथ में लगे हुए हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस के केस में देखिए क्या होगा, रेजोनेंस के केस में हमने पढ़ा है कि आपका जो करंट और वोल्टेज हो जाता है वो क्या हो जाता है, इन फेस हो जाता है। रेजोनेंस के केस में आपका जो फाई एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है, आपका 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के केस में आपका जो Z है वो किसके बराबर होता है, सिंपली R के बराबर। तो Z के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ओनली R। L और C उसको अफेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर रेजोनेंस के केस में आपका जो फाई होता है वो कितना हो गया, 0। और फाई अगर 0 हुआ तो कॉस फाई कितना हो गया, 1। ठीक है, कॉस फाई अगर 1 हुआ तो यहाँ पर देखिए पावर कितना हो गया, VRMS इंटू IRMS। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पावर मैक्सिमम कब होती है, पावर सर्किट में मैक्सिमम कब होती है? पावर यहाँ पर मैक्सिमम होगी जब सिर्फ R लगा है तब, या पावर यहाँ पर मैक्सिमम होगी जब यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, रेजोनेंस। तो अगर हमने सर्किट के अंदर क्या लगा रखा है, यहाँ पर रेजोनेंस, हमने आरएलसी सर्किट को अगर हमने रेजोनेंस कंडीशन में हम उसको डिराइव कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में पावर मैक्सिमम होगी। लेकिन आप यहाँ पर देखकर बोलेंगे कि सर ये और ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो मैक्सिमम कैसे? मैक्सिमम इसलिए क्योंकि हमको पता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा जो करंट होता है सर्किट के अंदर वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, और आपका जो रेजिस्टेंस होगा, जो आपका इंपीडेंस होगा, वो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आपका मिनिमम। तो ये पर्टिकुलर केस में हमारा जो करंट का जो पावर होगा वो क्या होने वाला है, यहाँ पर एसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर होने वाला है। नाउ सेम काम हम किसके लिए कर सकते हैं, आरएल सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर। तो ये मैंने आपको एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल कर दिया है। आप यहाँ पर इसकी कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग जो सर्किट है उनके लिए यहाँ पर आपको पावर मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा। पावर फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा पावर को डिसाइड करता है किसके अंदर, एसी के अंदर। डीसी के अंदर पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है, सिंपली VRMS इंटू IRMS करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। इवन RMS की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ तो V इंटू I करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पावर। बट यहाँ पर ये जो कॉस फाई है ये डिसाइड करता है आपका पावर कितना होने वाला है सर्किट के अंदर एवरेज। ठीक है, तो ये फाई बड़ा ही यहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। वीडियो लाइक अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।